Hello students, today we are starting a chapter Coal and Petroleum from class 8th Science. We use various materials for our basic needs. हम बहुत सारी सामान को काम में लेते हैं हमारी रोज़ की ज़रूरतों के लिए या प्राथमिक ज़रूरतों के लिए. Some of them are found in nature and some have been मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स. उनमें से कुछ तो प्राकृतिक तौर पे हमें मिल जाते हैं और कुछ हमें इंसान को बनाने पड़ते हैं. एक्टिविटी 3.1 मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड. एक कॉलम है नेचुरल और दूसरे हैं मैन मेड. नेचुरल में हो सकते हैं जैसे कि एयर, हम जो सांस लेने के काम में लेते हैं वो नेचुरल है. वाटर जो पानी है वो भी हमें नेचुरल तौर पे मिलता है. और जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी नेचुरल तौर पे अवेलेबल होती है. कुछ जो मेटल्स होते हैं जो वो भी हमें प्राकृतिक तौर पे ही मिलते हैं. मैन मेड में हो सकता है कि प्लास्टिक के टॉयज़ हो गए, क्लॉथ्स हो गए, जैसे कॉटन क्लॉथ्स हो गए, रेयॉन के क्लॉथ्स हो गए, ये सब चीज़ें मैन मेड हैं. और जैसे नेचुरल के अंदर कॉटन है वो हमें नेचुरल तौर पे मिल रही है, लेकिन जब हम क्लॉथ्स की बात करते हैं तो वो मैन मेड होते हैं. सो इस तरीके से हम एक लिस्ट बना सकते हैं. डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स. क्या इस लिस्ट में हवा, पानी, मिट्टी और जो प्राकृतिक तौर से मिलने वाले जो हैं खनिज हैं वो भी शामिल हैं. हाँ, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं. सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. ये सब चीज़ें हमें प्राकृतिक तौर पे मिलती हैं, इसीलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. कैन वी यूज़ ऑल अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर. क्या हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को हमेशा के लिए काम में ले सकते हैं. कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़. क्या हवा, पानी और मिट्टी है वो पूरी तरह खत्म हो सकती है हमारी कार्यकलापों की वजह से. नहीं, ये चीज़ रिसाइकल होती रहती हैं, इसलिए ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7. आपने क्लास 7th में पानी के बारे में पढ़ा है. इज़ वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्सेज. क्या पानी एक कभी न ख़त्म होने वाला रिसोर्सेज है. बिकॉज पानी है वो भाप बन के जाता है और उससे जो है वापस बारिश होती है और वापस पानी धरती पे आ जाता है. अगेन पानी मूव करते हुए समुद्र में जाता है, फिर भाप बनती है नदियों से, समुद्र से, और फिर अगेन ऐसे साइकिल कंटिन्यू रहती है. और इसलिए ये एक तरीके से कंटिन्यूसली यूज़ में आता रहता है और कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है. इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स. जो हमें प्राकृतिक तौर पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं. फर्स्ट है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कभी भी खत्म नहीं होंगे. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, एयर. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो कि अनगिनत मात्रा में हमारे प्रकृति में मौजूद हैं और वो हम इंसानों के कार्य से वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं. और इनके उदाहरण हैं जैसे सूरज की रोशनी, हवा आदि. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एक समय के बाद में ख़त्म हो जाएंगे. द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड. इनकी मात्रा प्रकृति में एक निश्चित मात्रा ही मौजूद है. दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. यह इंसान के कार्यकलापों से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, और इनके उदाहरण हैं फॉरेस्ट, जंगल, वाइल्ड लाइफ, जंगल में रहने वाले जानवर, मिनरल्स, खनिज, कोयला और उसके पदार्थ, पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम है तेल और उसके जो पदार्थ हैं, नेचुरल गैस, जो गैस सप्लाई की जाती है. सो नाउ लेट्स सी एक्टिविटी 3.2. इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. ये एक ग्रुप की एक्टिविटी है. टेक सम कंटेनर्स. कुछ कंटेनर्स लीजिए. फिल देम विद पॉपकॉर्न्स, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफीज. उन्हें भर दीजिए मक्की के फूलियों से,
और मूंगफली से या सेके हुए चनों से या टॉफ़ीज़ से। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। बच्चों को 7-7 के ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। अब जो ग्रुप है 7 का, उस ग्रुप को 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए, जिसमें 1 स्टूडेंट, 2 एंड 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली 3 सब ग्रुप्स में होंगे। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली, और उन्हें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जनरेशन का ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स। ये जो सब ग्रुप्स हैं ये एक तरीके से कंज्यूमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसे ही जो लोगों की संख्या बढ़ती है, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सेकेंड जनरेशन में और थर्ड जनरेशन में ज़्यादा उपभोक्ता हैं। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन द टेबल। एक पूरा भरा हुआ जो सामान है वो टेबल पर रखिए। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर्स ऑफ देयर ग्रुप। और जो कंटेनर के अंदर सामान रखा हुआ है फर्स्ट जनरेशन में, जैसे अपन ने सब ग्रुप किए थे 1, 2 एंड 4, तो जो 1 है उसे कहो कि उसमें से खाए। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम ईच ग्रुप टू डू द सेम। उसके बाद हम सेकेंड जनरेशन के जो कंज्यूमर्स है, जो 2 पर्सनस का ग्रुप बनाया, सब ग्रुप बनाया था, उसे कहिए कि उस सामान को खाए। आज स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। जो भी कंटेनर्स हैं उनमें जो सामान बचा हुआ है उसकी अवेलेबिलिटी को देखें। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर्स, अगर कुछ बच गया है, आज थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। हर ग्रुप में से जो थर्ड जनरेशन है उसे कहो कि उसे खाए। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. देखिए कि थर्ड जनरेशन के जितने भी उपभोक्ता हैं क्या उन्हें खाने के लिए मिला या नहीं। क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन के साथ क्या है, खाने की चीज़ें फर्स्ट जनरेशन को मिल रही हैं तो सेकेंड जनरेशन को कम मिलेंगी और थर्ड जनरेशन तक आते आते बहुत कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर्स। अब देखिए कि थर्ड जनरेशन के बाद क्या कुछ बचा है। Assume that the eatables in the container represents the total availability of exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases. अब मानिए कि जो सामान खाने का उन बर्तनों में रखा गया था कि वो टोटल उपलब्ध ख़त्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। हर ग्रुप में उपभोग करने का तरीका अलग हो सकता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? क्या शुरुआत की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा लालची है? इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वर कंसर्न्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। हो सकता है कि जो पहली जनरेशन्स है उन्होंने अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ चीज़ें बचा के रखी हों, छोड़ दी हों। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gases. इस चैप्टर में हम कुछ खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। These were formed from dead remains of living organisms, fossils. So these are all known as fossil fuels. ये सब मरे हुए जो जीवित प्राणी थे उनसे बने हुए हैं जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। 3.1 इज़ कोल। हम सबसे पहले कोल के बारे में पढ़ेंगे या कोयले के बारे में पढ़ेंगे। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट। आपने कोयले के बारे में सुना होगा या पढ़ा होगा, देखा भी होगा आपने। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज़ ब्लैक इन कलर। वह पत्थर जैसा हार्ड होता है और काले रंग का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड्स इन। कोल पहले के टाइम में भोजन बनाने के काम में
आता था। अर्लियर इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले यह रेलवे इंजन्स में काम में लिया जाता था ताकि भाप बनाई जा सके और उसे इंजन को चलाया जा सके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यह थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बिजली बनाने के काम में आता है, जहाँ पे जो है ऊष्म ऊर्जा है उसे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसमें क्या है, पानी जो होता है उसे स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और उस स्टीम के माध्यम से टर्बाइंस को चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाई जाती है। कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारे जो कारखाने हैं उनमें कोयला है वो ईंधन के तौर पे काम में आता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोल की कहानी। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज़ इट फॉर्म्ड। हमें कोयला कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है। About 300 million years ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. 300 मिलियन साल पहले धरती पर बहुत ही घने जंगल थे और वो थोड़े से निचले हिस्सों के अंदर थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, these forests got buried under the soil. प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे कि बाढ़ की वजह से ये जो जंगल थे ये धरती के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। जैसे और ज़्यादा मिट्टी उन पर पड़ी तो वह पूरी तरह से दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। और जो तापमान है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगा जैसे वो धीरे धीरे नीचे जाने लगे। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा तापमान की वजह से ये जो मरे हुए पेड़ थे ये धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन। कोल के अंदर क्योंकि मुख्य तौर पे कार्बन होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशंस इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। धीरे धीरे एक प्रोसेस है जिससे कि ये जो मृत पेड़ पौधे थे यह कोयले में परिवर्तित हो गए और इसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशंस, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फॉसिल फ्यूल। क्योंकि यह जो पेड़ पौधों के बचे हुए हिस्से हैं उनसे बनते हैं इसीलिए हम इसे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 3.2। फिगर 3.2 के अंदर एक कोल माइन दिखाई गई है कि वो कैसी दिखती है। When heated in air, coal burns and produces mainly carbon dioxide. जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बनती है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। कोयले को जब कारखानों में जब प्रोसेस किया जाता है तो उससे कोक, कोल तार और कोल गैस बनती है। कोक, इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये बहुत ही टफ और अंदर से थोड़ा सा पोरस और काले रंग का सब्सटेंस होता है। इट्स ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह पूरी तरह से कार्बन का प्योर फॉर्म होती है। कोक इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक को स्टील बनाने के लिए काम में लिया जाता है और कई तरह के धातुओं को निकालने के लिए उनके काम में लिया जाता है। कोल तार, इट्स अ ब्लैक थिक लिक्विड। यह एक काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है विद एन अनप्लीजेंट स्मेल और इसकी एक बदबू सी आती है, एक अलग तरह की स्मेल होती है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। यह तकरीबन 200 चीज़ों का के मेल से बनता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। जो सामान हमें कोल तार से मिलते हैं उन्हें काम में लिया जाता है
एक शुरुआती सामान के तौर पे ये कुछ चीज़ें जो रोज़ का मर्रा में काम में आती हैं उनके लिए, जैसे कि डाई, दवाइयाँ, एक्सप्लोसिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक का सामान, पेंट, फोटोग्राफी का मटेरियल और छत पे लगाने वाला मटेरियल के तौर पे। इंटरेस्टिंग, नेफ्थलीन बॉल्स यूज टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार। बहुत आश्चर्य की बात है कि जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं जो हम काम में लेते हैं, मॉथ एक तरह का कीड़ा होता है, उसे दूर करने के लिए और बाकी के कीड़ों को दूर करने के लिए वह भी हमें कोल तार से ही मिलता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads. आजकल बिटुमिन है जो एक पेट्रोलियम का पदार्थ है, उसे कोल तार की जगह पे काम में लिया जाता है सड़कें बनाने के लिए। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। कोल गैस हमें प्राप्त होती है जब हम कोयले से कोक को बनाते हैं। It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. उसे एक ईंधन के रूप में बहुत सारे कारखानों में काम में लिया जाता है जहाँ पे कि कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं, यानी कोयले के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। कोल गैस was used for street lighting for the first time in London in 1810 and in New York around 1820. कोल गैस को शुरुआत में सड़कों पे रोशनी करने के लिए पहली बार लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास काम में लिया गया। नाउ अ डेज इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आजकल इसे हीट के तौर पे या गर्म करने के हिसाब से काम में लिया जाता है, लाइट के तौर पे काम में नहीं लिया जाता है। टुमारो वी विल बी स्टडिंग Section 3.2 Petroleum. Thank you.